अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आप लोग वीडियो को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे एक उत्साह बना रहे कि आप समझ भी रहे हैं और हम बना भी रहे हैं। लाइक और कमेंट भी करते रहें। आइए, अभी हम लोगों ने कल इसके फर्स्ट पार्ट में जाना था कि परमाणु होता क्या है। बहरहाल परमाणु की डिफिनीशन कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि थॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल बताया था तो रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम ना बता पाने के बिहाफ पर उनके मॉडल को गलत कर दिया था। अब हम जानते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड परमाणु के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल इन्होंने बताया कि एक सोने की पतली पन्नी ले ली जाती है। सोने की पतली पन्नी, ये इसे इंग्लिश में कहा जाएगा गोल्ड फॉयल। सोने की पतली पन्नी ले लिया गया, क्योंकि हम जानते हैं सोना ही एक ऐसा धातु है कि इसको कितना भी पतला से पतला यह पीट दिया जाए तो फिर भी यह चिटकता नहीं है। इसलिए एक सोने की पतली पन्नी ले लिया और इस पर अल्फ़ा किरणों का प्रहार किया। और जब इस पर अल्फ़ा किरणों का प्रहार किया गया तो जो किरणें ये किनारे पड़ी वो सीधे निकल गई बिना किसी विचलन के, लेकिन जो किरणें थोड़ा सा बीच में आईं वो अपने मार्ग से कुछ मुड़ गई। इधर भी ऐसे जो किरणें आई बीच में थोड़ा सा, वो अपने मार्ग से मुड़ गई, और जो किरणें एकदम बीचों बीच में आईं वो अपने ही मार्ग से वापस लौट गए। इस तरीके से देखा जाए तो ये लौट जाते हैं। अब ये रहा, और बीच में उन्होंने बताया था कि ये नाभिक है। इन किरणों को क्या कहा गया? अल्फ़ा रेज कहा गया। और ये तो हमारा गोल्ड फॉयल है। देखने की कोशिश करते हैं कि देखो, सोने की पतली पन्नी मीन्स गोल्ड फॉयल लिया गया, इस पर अल्फ़ा किरणों का प्रहार किया गया, तो जो किरणें किनारे पड़ी वो बिना विचलन के सीधे निकल गई। जो किरणें थोड़ा सा बीच में आईं वो अपने मार्ग से कुछ मुड़ गई, और जो किरणें एकदम बीचों बीच में आईं वो अपने मार्ग से वापस लौट गई। अब लोगों ने फिर इनसे भी प्रश्न पूछना किया कि आखिर इसका तात्पर्य क्या है। स्पेक्ट्रम आपने, संरचना आपने बना दिया स्ट्रक्चर, तो आखिर इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इससे निष्कर्ष हम 2 पॉइंट पर निकालते हैं। निष्कर्ष, अब इसका निष्कर्ष जो रहा, नंबर 1 पॉइंट कहा गया कि परमाणु के किनारे का अधिकांश भाग खाली होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहता है, और चक्कर लगाते समय ना तो ये ऊर्जा को उत्पन्न करता है और ना ही नष्ट करता है। और जब इसमें लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इट मीन्स यह ऋणावेशित हो गया, और जब ऋणावेशित हो गया किनारे का भाग, तो उसी में से जब अल्फ़ा किरण गुजरा तो अल्फ़ा किरण धनावेशित था, इसलिए बिना विचलन के वो सीधे निकल गया। लेकिन जब थोड़ा सा बीच में आया तो वो धन किरणों से टकराया, इसलिए मुड़ गया। तो मिला करके पहला पॉइंट कहा गया कि परमाणु के किनारे का अधिकांश भाग खाली होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है, इसीलिए जब उससे अल्फ़ा किरणें गुजरी तो बिना विचलन के सीधे निकल गईं। दूसरा पॉइंट क्या इन्होंने बताया कि परमाणु के बीचों बीच एक सूक्ष्म ठोस गोलाकार भाग होता है, जिसमें समस्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन तो विद्युत उदासीन होता है, लेकिन प्रोटॉन धनावेशित होता है, और इसी प्रोटॉन के धनावेश के कारण देखा जाए तो नाभिक का जो प्रकृति होता है ये धनात्मक होता है। इसीलिए जब अल्फ़ा किरणें नाभिक से टकराईं तो अपने मार्ग से वापस लौट आई देखा जाए, और जो थोड़ा किनारे आई थीं वो नाभिक से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो गई थी। बहरहाल इन्होंने ये अपना निष्कर्ष बताया। जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना निष्कर्ष बताया, फिर जानते हो विरोधी साइंटिस्ट लगे हुए थे, उन्होंने तुरंत
इनका दोष भी शुरू कर दिया, आलोचना करना जिसे कहा जाए। पहला चीज़ उन्होंने पूछा कि रदरफोर्ड साहब, आपका कहना है कि परमाणु के किनारे का अधिकांश भाग खाली है और इसमें लगातार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, और ऋणावेशित के कारण देखा जाए जब ये लगातार चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा नष्ट करेगा, और ऊर्जा नष्ट करने के कारण देखा जाए कि यह एक समय ऐसा आएगा कि इसकी समस्त ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और ये नाभिक में गिरकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगा। परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये ज़रा बताइए। उन्होंने कहा भाई ये तो हम नहीं बता पाएंगे। दूसरा इनसे आलोचना किया गया कि आप कह रहे हैं परमाणु के बीचों बीच में एक सूक्ष्म ठोस गोलाकार भाग है जिसे आप नाभिक बता रहे हैं। नाभिक में समस्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। चलिए ये भी बात ठीक है, लेकिन अगर नाभिक में समस्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है तो न्यूट्रॉन तो विद्युत उदासीन है, जाने दीजिए, लेकिन प्रोटॉन तो धनावेशित है, और प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण देखा जाए तो नाभिक टूट जाना चाहिए, किंतु नाभिक भी नहीं टूटता। अब क्यों नहीं टूटता, इसकी व्याख्या कीजिए। ये इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए। इस प्रकार से देखा जाए तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दो दोष रहे। पहला दोष, इलेक्ट्रॉन अगर लगातार चक्कर लगाएगा किनारे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी समस्त ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और वह नाभिक में गिर करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगा। परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। दूसरी व्याख्या कि परमाणु के बीचों बीच एक सूक्ष्म ठोस गोलाकार भाग है जिसे नाभिक कहा गया, जिसमें समस्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। और देखा जाए तो इसमें न्यूट्रॉन तो विद्युत उदासीन हो गया, लेकिन प्रोटॉन धनावेशित था, और धन प्रतिकर्षण के कारण नाभिक टूट जाना चाहिए, लेकिन नाभिक भी नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, इसकी भी व्याख्या देखा जाए तो रदरफोर्ड नहीं कर पाए। फिर अन्य वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा जाए नाभिक के स्थायित्व का कारण बताया कि भले ही इसमें समस्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नाभिक स्थायी होता है। क्यों होता है, इसे देखना होता है। तो यह आ जाएगा नाभिक के स्थायित्व का कारण। स्थायित्व का कारण, अगर नाभिक के स्थायित्व की कारण कहा जाए तो ये परमाणु है। परमाणु के बीचों बीच ये सूक्ष्म ठोस गोलाकार भाग जिसे नाभिक कहा गया, इसमें समस्त न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। होता क्या है कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में पाई मेजान की सहायता से परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अगर यहाँ न्यूट्रॉन है, इसको प्रोटॉन में जाना है तो यहाँ पर प्लस पाई में जाना जाएगा। प्रोटॉन को अगर न्यूट्रॉन में आना है तो यहाँ माइनस पाई में जाना जाएगा। न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में जाना है तो यहाँ न्यूट्रल पाई में जाना जाएगा। फिर न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में आना है, न्यूट्रल पाई में जाना जाएगा। प्रोटॉन को प्रोटॉन में जाना है, यहाँ भी न्यूट्रल पाई में जाना जाएगा। इसको फिर इसमें आना है, यहाँ भी न्यूट्रल पाई में जाना जाएगा। इट मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाई मेजान की सहायता से लगातार एक दूसरे में प्रतिकर्षित होते रहते हैं, जिससे एक प्रकार का नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाता है। और ये जो नाभिकीय बल होता है, यह प्रतिकर्षण बल का 24 गुना अधिक होता है। इसलिए देखा जाए तो प्रोटॉन तो नो डाउट प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, वो चाहते हैं कि नाभिक टूट जाए, लेकिन जो ये नाभिकीय बल उत्पन्न हुआ, ये प्रतिकर्षण बल का 24 गुना होता है। और यह जो आकर्षण नाभिकीय बल उत्पन्न हुआ, ये देखा जाए नाभिक को टूटने से रोकता है। और इसके बाद देखा जाए नील बोहर आ जाते हैं। नील बोहर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का समर्थन करते हैं।
रदरफोर्ड जिन चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाए थे, उन चीज़ों की व्याख्या करने के लिए देखा जाए तो ये नील बोहर्स आते हैं। और नील बोहर्स नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा तो किस प्रकार से देखा जाए कि इनके नेम को जो है सत्यापित करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।